हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रवीण कन्नौजिया। वेलकम टू क्लास 9th एमर्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th फिजिक्स का 4th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर को वन शॉट में कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने मोशन, सबसे पहला चैप्टर जो फिजिक्स का था मोशन, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, ये तीनों चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्क क्या होता है ना। तो हमारी डेली लाइफ में हम जितने भी वर्क करते हैं, काम करते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप है ना घर से मार्केट गए, वहाँ से आपने सब्जी लिया और सब्जी लेके आप वेजिटेबल लिया, वेजिटेबल लेके आप घर वापस आ गए, तो क्या ये वर्क है ना। आपके हिसाब से तो ये वर्क है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन, है ना, वर्क का डेफिनेशन अलग है। वर्क का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए फोर्स के ही डायरेक्शन में, तो उसे हम वर्क कहते हैं। क्या होता है ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसे हम कहते हैं वो वर्क है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे वर्क डन हुआ है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एम मास का ऑब्जेक्ट है। हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, है ना, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया एफ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम मास का और हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। जब हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। ठीक है। तो वर्क क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस पे, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं ना, वर्क क्या होता है। व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, फोर्स के डायरेक्शन में उसका अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वर्क डन हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पे हमने एफ फोर्स लगाया है, और इस फोर्स लगाने के बाद अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है ना, वर्क डन हुआ है। ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स, बिना फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, यानी कि बॉडी जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वर्क हुआ है। ठीक है। तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हमने देखा कि वर्क होता है जो, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसे हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। ठीक है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअली, हम लोग को लगता है कि वर्क, जैसे कि आप जितने भी काम करते हो अपनी डेली लाइफ में, वो सारे वर्क नहीं होते हैं ना, क्योंकि आप जैसे कि स्कूल गए हैं ना, स्कूल से फिर वापस घर पे आए तो आपने वर्क किया है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डेफिनेशन ये वर्क है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है आपका। तो वर्क का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो, है ना।
तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। हमारे पास वर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि वर्क वहाँ पे हुआ है, वर्क डन हुआ है, ठीक है। लेकिन अब टाइप्स ऑफ वर्क देखना है तो हमारे पास वर्क तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क और तीसरा होता है जीरो वर्क, ठीक है। तो इन तीनों को हम अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला होता है पॉजिटिव वर्क, है ना। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव वर्क देखेंगे। तो हमारे पास तीन तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो पॉजिटिव क्या होता है हम देख लेते हैं पहले। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है ना, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जिसका मास m है। हमने इस पे फोर्स लगाया है ना, हमने इस पे F न्यूटन का फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पे F फोर्स लगाया है ना, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ F। इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना इस फोर्स के ही डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है हमारा और फोर्स भी पॉजिटिव है। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा फोर्स भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। अगर हमने यहाँ पे मतलब इसको एक्सिस मान लिया, ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ से ये एक पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है और ये हमारा फोर्स भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है ना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, फोर्स भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वर्क डन भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, है ना, इन द पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के ही डायरेक्शन में, तो उसे हम कहेंगे कि पॉजिटिव, वहाँ पे वर्क डन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्क क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक m मास का बॉडी लिया है ना, एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे हमने फोर्स लगाया F, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, हमने इस पे एक फोर्स लगाया है ना, m मास का फोर्स लगाया, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है डेट इज m, इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया F, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस डायरेक्शन में हो गया है ना, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था m जिसका मास था m, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया है ना, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, है ना, नेगेटिव एक्सिस पर हुआ, यानी कि इसके अपोजिट साइड हुआ। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है डेट इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एंटी पैरेलल है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और फोर्स पॉजिटिव, है ना। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है डेट इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएंगे। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल
जैसे कि हमारे पास एक ये मार्कर रहा है ना, तो अगर हम इस मार्कर पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स हमने इस डायरेक्शन से लगाया है ना, फोर्स हमने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा है ना, इस डायरेक्शन में है ना, मतलब फोर्स के अपोजिट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा नेगेटिव है और फोर्स पॉजिटिव है। अगर हमने फोर्स को पॉजिटिव लिया तो डिस्प्लेसमेंट तो उसके एंटी पैरेलल है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा है ना, यानी कि नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स आप अप्लाई करेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है या फोर्स के पैरेलल होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव वर्क कब होता है, जब किसी भी मास है ना ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव वर्क हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन होगा डेट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क हुआ है। अब जीरो वर्क हम देख लेते हैं क्या होता है। तो जीरो वर्क यानी कि जब किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये यहाँ पे बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड है, तो अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं है ना, परपेंडिकुलरली फोर्स ऐसे इस तरह से लगाएंगे तो इस बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे मतलब अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, ये बोर्ड यहीं का यहीं रहेगा, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है। और अगर डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो वर्क हम देख लेते क्या होता है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया F है ना, F फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। फॉर एग्जांपल इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव ही नहीं किया है ना, ये मतलब मोशन ही नहीं हुआ इसका, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। कैसे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और ये जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट फोर्स के पैरेलल हो गया, यानी फोर्स के ही डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो है ना, पहले तो बॉडी या ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ होती है, बोथ आर सेम थिंग्स। तो जब किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करोगे और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, और जीरो वर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो और उसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो हम कहेंगे वहाँ पे वर्क डन हमारा जीरो है। ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा जीरो वर्क। ठीक है, तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब हम पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क इन तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है ना। हमारे पास तीन तरह के वर्क होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव और एक जीरो वर्क होता है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, तो किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो जाए है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्कर है ना, मैंने इस डायरेक्शन से यहाँ से फोर्स लगाया है ना, यहाँ से फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ही डायरेक्शन में हो गया है ना। जैसे कि हमारे पास एक मार्कर है, हमने इस पर फोर्स लगाया और ये इस मार्कर के जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के ही डायरेक्शन में हो जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर वर्क डन नेगेटिव हुआ है। और जीरो वर्क क्या होता है, किसी भी है ना, जब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए आपका। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क यानी कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो है ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, फोर्स भी पॉजिटिव हो। और नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू फोर्स हो, है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट हो, तो वहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है। और जीरो वर्क क्या होता है ना, जीरो वर्क यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, यानी कि वो बॉडी मूव ही नहीं करे। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है
तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वहाँ पे वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है हम देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्क, तो when a force apply on a body and it displaces when a force apply on a body and it displaces along the direction of force, then work done is said to be positive work. तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क, है ना। किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, फोर्स भी पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन भी हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। तो वर्क यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से। इस बॉडी का मास m ले लिया हमने, है ना। इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया F, आपने फोर्स अप्लाई किया F, है ना। और इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो जाए, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है S, तो यहाँ पे फोर्स भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। तो अब नेगेटिव वर्क देख लेते हैं। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है ना, किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, जब आपने फोर्स अप्लाई किया और उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो हम कहते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव वर्क हुआ है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मार्कर है ना, हमने यहाँ से इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाए, है ना। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क डन का डेफिनेशन देख लेते हैं। नेगेटिव वर्क, तो नेगेटिव वर्क क्या होता है ना, मेरा फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी and body in the opposite direction, तो नेगेटिव वर्क क्या होता है, when a force apply on a body and body displaces in the opposite direction of force, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, इस पे हमने फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है ना, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, है ना, हमने इस पे फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो गया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास नेगेटिव है और फोर्स हमारे पास पॉजिटिव है ना। तो ये कितना वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हम करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, तो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है, किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो और उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो हम कहते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव वर्क हुआ है, ठीक है। तो अब हम जीरो वर्क देख लेते हैं। तो जीरो वर्क क्या होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर
उसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ यानी कि बॉडी मूव ही नहीं किया है ना, तो हम कहते हैं वहाँ पे वर्क डन जीरो हुआ। ठीक है, तो जीरो वर्क क्या होता है देख लेते हैं। जीरो वर्क है ना, वर्क डन is said to be zero when है ना, when force apply on a body and its displacement is zero। तो जीरो वर्क क्या होता है, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है ना। किसी भी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जीरो वर्क हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, हमने इस पे एक F फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया है ना, इस बॉडी ने मूव ही नहीं किया है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने इस वाइट बोर्ड पर आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, इस तरह से फोर्स लगाया, तो इस वाइट बोर्ड का मतलब मूवमेंट होगा यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो यानी कि वहाँ यहाँ पे वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर ये जीरो है तो ये वर्क भी जीरो हो जाएगा हमारा। तो वर्क की ऐसा यूनिट देख लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। ऐसा यूनिट वर्क का जूल होता है और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा यूनिट वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है डेट इज जूल। इसे जे से डिनोट करते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला हमारे पास आया डेट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो 1 जूल डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1 जूल क्या होता है, डिफाइन 1 जूल, है ना। व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल हम किसे कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाता है, तो हम कहते हैं वहाँ पे जो वर्क है डेट इज़ 1 जूल, है ना। वर्क हमारा कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। फिर से मैं बता देता हूँ, किसी भी बॉडी पर जब आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाए, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर फोर्स, वहाँ पे वर्क हमारा 1 जूल हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एम मास का ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन, है ना। 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर, है ना। 1 मीटर के अराउंड इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये फोर्स है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा डेट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज 1 न्यूटन इंटू में 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 जूल, है ना। इन दोनों की वैल्यू 1 है, फोर्स की वैल्यू 1 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे वर्क हमारा 1 जूल आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी and displacement of body is 1 meter, place body is 1 meter, then the work done is said to be 1 joule।
तो 1 जूल क्या होता है? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज 1 मीटर देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। तो 1 जूल क्या होता है? किसी भी बॉडी पर आप जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मार्कर है, इस मार्कर पे आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया, तो हम कहते हैं यहाँ पर जो हमारे पास वर्क डन हुआ है वो 1 जूल का हुआ है। ठीक है, कैसे? मैंने तो डेफिनेशन मैंने बनाया कैसे, है ना? आप लोग को डेफिनेशन बनाना कैसे, यहाँ पर वर्क डन हमें 1 जूल की डेफिनेशन बनाना है। तो यहाँ पे फोर्स को 1 न्यूटन ले लो, डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर ले लो आप, है ना? तो ये दोनों 1 जूल ही आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड वर्क तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, मास 7 kg है। क्या मास m ले लेते हैं, है ना? इस पे 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, है ना? एक ऑब्जेक्ट है जिस पे 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया? 7 मीटर, है ना? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है ना? इस पे 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हो गया। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हो गया। फोर्स अप्लाई करोगे तो आप, है ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब फोर्स लगाने पर क्या होता है? मोशन होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हो गया। तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकाल लेंगे, फाइंड वर्क डन निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आप लोग को? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है हमारे पास? 8 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट है 7, तो ये कितना हो जाएगा? 56। और वर्क की जो यूनिट होती है डैट इज जूल, है ना? जूल में आएगी तो 56 जूल हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है ना? इसका जो, इस पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया था डैट इज 8 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हुआ था। तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास कितना है? 8 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 56 जूल वर्क डन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है ना? तो किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है ना, काम वर्क डन करने की कैपेसिटी, है ना, कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या होती है? कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी कितना वर्क कर सकती है या कितना, है ना, मतलब उसके अंदर जो काम करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम वर्क कहते हैं, है ना? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगा वर्क डन, है ना? इट इज अ कैपेसिटी of a body to do work and it measure तो एनर्जी क्या होती है? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो कितना, उसके अंदर जो काम करने की कैपेसिटी होती है, क्षम किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम कहते हैं वर्क, है ना? वो एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क एंड इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ अ वर्क डन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क काम करता है, उसे हम एनर्जी। एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होता है ना, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट होती है डैट इज, ऐसा यूनिट जूल ही होती है ना? वर्क और एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट जूल होता है।
तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी हमारे जो सिलेबस में एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को पढ़ेंगे हम। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट इसका जूल होता है। तो एनर्जी यानी कि तो अब हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना, किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की मोशंस की वजह से, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, अगर उसके पास मोशन है, वो मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख देते हैं, है ना। एनर्जी POSSC possessed by a body by the virtue तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना। यहाँ पर मास है हमारे पास, m होता है मास ऑफ द बॉडी, v होता है वेलोसिटी, बॉडी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं। डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, है ना। तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया s, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। हमारे पास एक बॉडी है जिसपे हमने F फोर्स अप्लाई किया, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो कुछ वेलोसिटी, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वेलोसिटी भी हो जाएगी v, फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क होता है, वर्क दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस को लिख देंगे एस डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो v² होता है 2as होता है, डेट इज इक्वल टू v² माइनस u², है ना। 2as इक्वल टू v² माइनस u² होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम as की वैल्यू निकालेंगे तो डेट इज v² माइनस में u² हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इस चीज़ को हम, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, v² माइनस में u² डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू mv², m को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मास को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mv² डिवाइडेड बाई 2 माइनस mu² डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो mv² डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर mu² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेट करना है कि, लेट कर लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क इज इक्वल टू, ये कितना है, mv² बाई टू माइनस में mu²/2। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो वर्क डन कितना आ गया हमें, है ना, mv² डिवाइडेड बाई 2। और वर्क क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हमने क्या किया, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉडी था जिसका मास है m, है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी कुछ वेलोसिटी v हो गई, डिस्प्लेसमेंट s हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही लिख दिया हमने, है ना। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो 2as होता है डेट इज v² माइनस u²। तो यहाँ से as की वैल्यू v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करने पर हमारे पास ये पूरा क्वांटिटी बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो है ना, यहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा, ठीक।